अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट सऊद, लीगली करेक्ट विद सफ़ीर पाकिस्तान एक दफ़ा फिर। और एक दफ़ा क्या बल्कि कई दफ़ा और कई दफ़ा आते भी रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक और इंशाल्लाह ज़रूर आते रहेंगे। इंशाल्लाह। एक्चुअली हमारा जो प्रोग्राम का मकसद है वो आप तक कोई वो अवेयरनेस, वो चीज़ें पहुंचानी हैं, उन सवालों के जवाब पहुंचाने हैं जिसके लिए यकीनन आप इधर उधर भागते होंगे, फ़ोन करते होंगे, लोगों से मशवरा करते होंगे, लेकिन दिस इज़ द राइट प्लेस। आई थिंक दिस ये जगह ऐसी है जहाँ से आपको बिल्कुल सही और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिल रही है। अगर आपकी कोई परेशानी है, कोई टेंशन्स हैं, तो आप फ़ोन भी कर सकते हैं नईम हारून साकिब साहब को। उनका फ़ोन नंबर है 310-734-6300 और दूसरा नंबर है 972-359-9274। ये इनके नंबर हैं और ईमेल एड्रेस और वेब पेज पे अभी आप जा सकते हैं जो आप नीचे देख रहे होंगे। जी सर, बहुत सी परेशानियां रहती हैं, लोगों को बहुत से सवालात पूछना चाहते हैं आपसे, लेकिन ज़ाहिर सी बात है हमारे पास वक्त की कमी हमेशा रहती है। लेकिन इस छोटे से वक्त में भी हम जो कर रहे हैं और जो आप कर रहे हैं स्पेशली, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मेरी तो जॉब नहीं है, मेरी फील्ड दूसरी है, लेकिन जो आप कर रहे हैं आई थिंक इट्स वेरी नाइस टू हैव यू हियर एंड आई एम प्राउड टू बी with you, sir. So, yeah. Well, thank you very much for being the host. I'm sure people love the fact that you are doing a community service right now, and people are having the problem solved. So, बिल्कुल। और आई थिंक ये बेहतरीन आपको प्रोग्राम देखने को और सुनने को मिल रहा है जिससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो सर कुछ सवाल की तरफ आ जाएं। ज़रूर, क्योंकि वक्त का मुकाबला सख्त और लोगों की परेशानियाँ ज़्यादा जो आपने हल करनी है। जी। किसी ने ईमेल की हमें और कहा है कि आई एम डिवोर्स फ्रॉम माई हस्बैंड एंड नीड टू फाइल फॉर रिमूवल ऑफ कंडीशन स्टेटस परमानेंट रेसिडेंस, i.e. to apply for a waiver of the requirement to file a joint petition due to termination of marriage. How do I proceed? What document do I need to file for removal of condition based on the situation I am in? Okay. देखिए, इनको 751 फाइल करना है बुनियादी तौर पे। होता यह है कि अगर कोई शख्स यूएस सिटीज़न से शादी की बुनियाद पे ग्रीन कार्ड हासिल करता है तो वो जो पहला ग्रीन कार्ड होता है वो आमतौर से 2 साल का होता है कंडीशनल, और उसको परमानेंट कराने के लिए आपको एक जॉइंट पिटिशन फाइल करनी पड़ती है ऑन 751 विद इन 90 डेज़ ऑफ द एक्सपिरेशन ऑफ दैट कार्ड, यानी 1 साल और 9 महीने के बाद। तो जनरल रिक्वायरमेंट ये है कि वो उस एप्लीकेशन पे हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के सिग्नेचर्स हों, यानी यूएस सिटीज़न या ग्रीन कार्ड होल्डर जिसने पिटिशन फाइल की थी और जो बेनिफिशियरी है वो। As long as they are still living together, the marriage is intact and they are able to file jointly, everything goes smoothly. बाद औक़ात प्रॉब्लम आ जाती है ऐसी सूरत में जब एक पार्टनर जो है वो या तो किसी वजह से साइन करने से इनकार कर दे, या शादी बरकरार ना रहे, या जो एलियन है अगर वो ख़ातून है ख़ास तौर से तो उस पर किसी तरह का जुल्म किया गया हो। तो एक्सेप्शंस मौजूद हैं कि 751 सिंगली भी फाइल की जा सकती है। अलबत्ता आपको ये ज़रूर साबित करना है कि आपका जो पार्टनर है उसने सिग्नेचर क्यों नहीं किया, और ये साबित करना है कि उसकी सिग्नेचर की एब्सेंस जो है वो वजह नहीं बननी चाहिए आपकी ग्रीन कार्ड की एप्लीकेशन को परमानेंट करने को टर्मिनेट करने के लिए। तो अगर किसी शख्स ने डिवोर्स हासिल कर ली है सिटीज़न से शादी करके ग्रीन कार्ड हासिल करने के बाद, तो ये देखना होगा कि इसकी वजूहात क्या हैं। अगर ये वजह है कि जी पर्सनालिटी कंपैटिबिलिटी नहीं थी, कोई ऐसे हालात हो गए कि शादी बरकरार ना रह सकी, तो फिर आपको वो बेनिफिट कंटिन्यूसली नहीं मिलेगा। लेकिन अगर जो यूएस सिटीज़न है उसने वो जो अपना सिटीज़नशिप है उसका बेनिफिट या उसका जो एडवांटेज है वो आपको अंडरमाइन करने के लिए यूज़ किया है, या आप पे किसी तरह का तशद्दुद किया है, या उस बेनिफिट को इस्तेमाल किया है आपसे कुछ ऐसे काम कराने के लिए जो कि आम तौर से आप नहीं करना चाहते, तो फिर आप एक एक्सेप्शन के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। तो हमें देखना होगा कि आखिर इस डिवोर्स की वजूहत क्या।
जी सर, तो एक सवाल और आपके लिए हाजिर है। जी जी, फरमाइए। My mother is a US citizen. She filed I-130 for me and my brother together. However, we received a USCIS receipt for my brother's I-130 only. We never received an I-130 receipt of approval notice for me. Recently, we received letters from National Visa Center about both I-130 packages received by them. Does it mean that the cases for both of us are in process? Are we going to need I-130 approval notice for both of us? Well, answer is yes and no. The first question was, has the cases, both cases, have they been transferred to National Visa Center and they are being processed? Then yes. As long as you have received the receipt from National Visa Center saying that they are processing those two cases, that means that yes, those both cases have arrived at National Visa Center. तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, नेशनल वीज़ा सेंटर में वो केसेस अंडर प्रोसेस हैं। जहाँ तक आपका ये सवाल है कि जी I-130 की रसीदों की ज़रूरत पड़ेगी, तो अब उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास नेशनल वीज़ा सेंटर की तरफ से कॉन्फर्मेशन आ गई है, और जब केसेस नेशनल वीज़ा सेंटर में पहुँच जाते हैं तो वो एक अलग उसको केस नंबर असाइन करते हैं, और फ्राम दिस पॉइंट ऑन and the only thing relevant is those National Visa Center assigned case numbers. So अगर आपको I-130 रसीद नहीं मिली थी, जब तक नेशनल वीज़ा सेंटर से कॉन्फर्मेशन नहीं आ गई, आपके पास इत्तला नहीं थी कि आपका केस उनको मिला भी या नहीं मिला, या अगर मिला तो उसका क्या हुआ। लेकिन अब चूँकि नेशनल वीज़ा सेंटर ने आपको केस नंबर्स भेज दिए हैं, इसका मतलब ये है कि वो I-130 अप्रूव होके फाइलें जो है वो नेशनल वीज़ा सेंटर में है। अब परेशानी की कोई बात नहीं है। अच्छा सर, एक चीज़ और है, मैं ज़रा उसमें पूछना चाह रहा था आपसे कि बहुत सी चीज़ें ऐसे लोग अपने एड्रेस चेंज कर लेते हैं, लोकेशन चेंज करते हैं, तो वो पीछे लेटर आता है, उनको लेटर नहीं मिलता और वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। लेकिन अब तो ईजीएस्ट भी ये है कि आप उस पर भी जा सकते हैं, USCIS पे जाकर केस का स्टेटस देख सकते हैं। राइट, जी हाँ, वो भी ठीक है। और दूसरी चीज़ ये ध्यान में रखिए कि वो शख्स जो US सिटीज़न ना हो, उसके लिए लाजमी है कि वो जब भी एड्रेस चेंज करे तो इमिग्रेशन को नोटिफाई करे। तो अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स में हैं, US सिटीज़न नहीं है, किसी वीज़ा पे है, ग्रीन कार्ड भी हैं, तब भी आपके लिए लाजमी है कि आप अपना एड्रेस अपडेट करते रहें। और जहाँ तक इस बात का सवाल है कि जी किसी ज़माने में लेटर्स आते थे, चले जाते थे, आपने एड्रेस चेंज कर दिया, तो वो मसाइल तो बड़ी हद तक हल हो चुके हैं, क्योंकि ऑनलाइन आप जाके चेक कर सकते हैं, अपना ईमेल एड्रेस उनके पास रजिस्टर करा सकते हैं, तो वो आपको नोटिफिकेशन भेज देते हैं। तो थिंग्स आर मच मच स्मूदर नाउ। थैंक यू वेरी मच सर, ये बड़ी आसानी होगी शायद लोगों के लिए भी सुन के। अच्छा सर, एक और सवाल हमारे पास आया है। I came in as a visitor. My I-94 expiration date was November 30th, 2010. I obtained admission in a school which issued me an I-20 with the course start date of January 5, 2011. I applied for change of status to F1 through my school. However, USCIS denied my F1, stating that my start date of F1 could not be more than 30 days after expiration of my visitor's status. Is this denial proper? What is my resource now? Well, the denial is proper, yes. Whenever you seek admission in a school, और आप चाहते हैं कि B1 B2 से या किसी और स्टेटस से आप F1 की तरफ जाएं, तो ये इस बात का ख्याल रखिए कि जो I-20 इशू हो, उस पे जो स्टार्ट डेट है आपकी कॉलेज की कोर्स की, उसके और जो आपकी करंट I-94 है, उसके बीच में 30 दिन से ज़ायद का फ़र्क ना हो। अगर ये फ़र्क 30 दिन से ज़ायद का हुआ तो फिर आपकी F1 की एप्लीकेशन डिनाई हो जाएगी, क्योंकि क़ानून यह है कि किसी भी F1 स्टूडेंट को कोर्स स्टार्ट डेट से 30 डेज़ पहले तक एडमिट किया जा सकता है। तो यही उसूल लागू होता है उन लोगों के लिए जो कि यहाँ पर रहते हुए चेंज ऑफ स्टेटस कराना चाहते हैं। तो जो गैप है वो 30 दिन से ज़ायद का नहीं होना चाहिए। अब जहाँ तक इस बात का सवाल है कि इनका रिकोर्स क्या है, तो ये मोशन टू रिकन्सिडर फाइल कर सकते हैं अगर इन्होंने स्कूल के ऑफिशल्स के ऊपर रिलाई किया था कि वो प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंटेशन इशू करेंगे और एप्लीकेशन प्रॉपर तरीके से फ़ाइल करेंगे, तो उन्होंने बेसिकली अपनी ज़िम्मेदारी ठीक तरह से पूरी नहीं की। तो इस बारे में इमिग्रेशन से रिक्वेस्ट की जा सकती है कि चूँकि ये एप्लीकेंट जो है वो कसूरवार नहीं है इस हिमाकत के, तो उनको इस बात की सज़ा ना दी जाए।
ठीक है, तो कुछ सज़ा नहीं देनी चाहिए सर। जैसा कि आपको पता है कि आजकल जो हालात हैं, जो पूरी दुनिया ही डिस्टर्ब है, नॉट ओनली एनी कोई एक कंट्री नहीं है। तो आप ये समझते हैं कि जो पहले का टाइम था और आज के टाइम में थोड़ा सा फ़र्क आ गया और अब लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा सख्तियाँ झेलनी पड़ रही हैं? देखें, क़वानीन अगर किताब में यकसा ही क्यों ना हो, जो पहले थे वो आज ही क्यों ना हो, इनके इम्प्लीमेंट करने वाले तो लोग बदल गए हैं। उसको देखने वाले, उसको एनफोर्स करने वालों के जहन भी बदल चुके हैं बिकॉज ऑफ ऑल द एक्सपोजर इन द मीडिया। तो हर चीज़ का असर तो होता है। तो जो चीज़ें पहले बहुत आसानी से हो जाती थी गालबन, अब उनको करने में बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। तो एज लॉन्ग एज यू एज एन एप्लीकेंट आर केयरफुल इन डूइंग व्हाट यू आर सपोज टू डू इन अ प्रॉपर वे, थिंग्स शुड वर्क आउट, अदरवाइज यू मे हैव ट्रबल। वही जैसे कहते हैं ना कि वो एक नुक्ते से महरम से मुजरिम हो गए, राइट, उससे कुछ ना कुछ चेंज से इंसान का काफ़ी लाइफ का डिस्टर्बेंस होता है। सर थैंक यू वेरी मच। आपसे सवालात पूछ के भी मज़ा आता है और जवाब सुन के भी मज़ा आता है, लेकिन लोगों को भी आता होगा। और जो लोग कुछ और भी पूछना चाहते हैं, जिनके पास कोई सवाल है और वो चाहते हैं कि अटॉर्नी नईम हारून साकिया साहब से रब्ता करें, तो बेहतरीन हल ये है कि मैं नंबर बता रहा हूँ, आप इन्हें फ़ोन कर लीजिए। इनका नंबर है 310-734-6300। दूसरा नंबर है 972-359-9274। इन नंबरों पे आप किसी वक्त भी रब्ता कर सकते हैं नईम हारून साकिया साहब से। सर थैंक यू वेरी वेरी मच। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपके साथ फिर आएंगे ज़रूर। और कोई घर की तो बात ही नहीं कर सके ना अभी तक हम या बाहर की बात नहीं कर सके, लेकिन ऑफ होने के बाद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह आप लोगों से हम नेक्स्ट वीक फिर मुलाकात करेंगे। बिल्कुल आप परेशान नहीं होगा, आप लोगों के हल हारून नईम साकिया साहब के पास हैं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।